तो हेलो एवरीवन। तो रेनल फिजियोलॉजी के इस तीसरे वीडियो में हम लोग रफली समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे बॉडी में हमारा किडनी यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करता है। ओके, तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है, जो कार्डियक आउटपुट होता है उसमें से कितना ब्लड हमारे किडनी को जाता है। ठीक है, मतलब कार्डियक आउटपुट से रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है। ठीक है, और ये जो हमारा ब्लड किडनी के लिए आ रहा है, जो रीनल ब्लड फ्लो है उसमें प्लाज्मा का फ्लो कितना होता है। ठीक है ना, तो रीनल ब्लड फ्लो में हम लोग देखेंगे कि इसमें प्लाज्मा का फ्लो कितना हो रहा है। ब्लड प्लाज्मा फ्लो, और जो मेरा ब्लड प्लाज्मा फ्लो हो रहा है उसका फिल्टरेशन कितना हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। ग्लोमेरुलस में फिल्टरेशन कितना हो रहा है, और जितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा का फिल्टरेशन हुआ उसका ट्यूब्यूलर फ्लो कैसा हो रहा है। ठीक है ना, ट्यूब्यूलर फ्लो की कैसे हो रहा है। जितना अमाउंट ऑफ मेरा प्लाज्मा फिल्टर हुआ उसका ट्यूब्यूल में फ्लो कैसे हो रहा है, और फ्लो होने के बाद उससे मेरा यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट से लेके यूरिन आउटपुट तक। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे एक समझने के पर्सपेक्टिव से सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बना दिए एक हार्ट जो कि मेरा ब्लड को पंप कर रहा है। ओके, तो हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है। कार्डियक आउटपुट कितना होता है, कार्डियक आउटपुट मीन्स क्या होता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है ना, मतलब 1 मिनट में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना ब्लड आ रहा है। तो कार्डियक आउटपुट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है मेरा हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स क्या, एक स्ट्रोक में हमारा कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप कर रहा है। मतलब कि जब एक बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट का मतलब हम लोग सब समझ ही रहे हैं कि 1 मिनट में हमारा हार्ट जितना बार धड़कता है, जितना बार पंप करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट रेट। तो हार्ट रेट जो होता है वो लगभग लगभग 72 होता है, और जो मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो मेरा लगभग लगभग 70 ml होता है। ठीक है ना, हार्ट रेट होता है 72 पर मिनट। ठीक, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 5040 ml पर मिनट। मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम मेरा लगभग लगभग आ जाता है 5 लीटर पर मिनट। मतलब कि 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 5 लीटर ऑफ अमाउंट को पंप कर रहा है। ठीक है, 5 लीटर ऑफ ब्लड को हमारा हार्ट 1 मिनट पंप कर रहा है। तो इसमें से, ठीक है ना, जो कार्डियक आउटपुट है इसमें से लगभग लगभग 20% ब्लड जो होता है वो हमारा रीनल सिस्टम के लिए जाता है। ठीक है, मतलब कि 5 लीटर का 20% ब्लड जो है वो हमारा किडनी को जाता है। तो 5 लीटर का 20% कितना हो जाएगा, 5 लीटर का 20% हो जाएगा मेरा 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा मेरा 1000 ml। ओके, तो 1000 ml ऑफ ब्लड हमारा किडनी को जा रहा है, बोथ किडनी को। बोथ किडनी मतलब कि एक किडनी में मेरा लगभग लगभग 1.1 to 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन रहते हैं। मतलब दोनों किडनी को अगर मिला देंगे तो दोनों किडनी को मिला के मेरा नेफ्रॉन लगभग लगभग 2 to 2.5 मिलियन हो जाता है। तो जो 1000 ml ऑफ ब्लड जा रहा है वो पूरे के पूरे 2 to 2.5 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम जानते हैं कि ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक मेरा सेल कंपोनेंट होता है और एक मेरा प्लाज्मा कंपोनेंट होता है।
ठीक है, एक मेरा सेल कंपोनेंट होता है, एक मेरा प्लाज्मा कंपोनेंट होता है। तो सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लड के वो बहुत ही बड़े साइज के होते हैं और उसका फिल्ट्रेशन हमारा ग्लोमेरुलस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये ब्लड हमारा पहुंचा नेफ्रॉन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नेफ्रॉन के सहारे समझने का प्रयास करेंगे, जबकि ये जो मेरा मैकेनिज्म है वो सारे नेफ्रॉन में हो रहा है। मतलब कि ये जो 1000 ml ब्लड है वो थोड़ा 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 करके सारे नेफ्रॉन में बढ़ गया है, ठीक है ना। तो हम इस सारे को, ठीक है ना, एक नेफ्रॉन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रैवल कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड का रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है और कितना अमाउंट ऑफ ब्लड का हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये मैं बना रहा हूँ क्या, एक नेफ्रॉन, ये हो गया मेरा बोमेंस कैप्सूल, ये हो गया मेरा पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद मेरा यहाँ पे बन रहा है डिसेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद मेरा बन रहा है असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद हमारा बनता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। उसके बाद ये मेरा जाके मिलता है कलेक्टिंग डक्ट में, ओके। तो देखते हैं कि ये जो मेरा सेल्स है, ठीक है ना, वो सेल्स का फिल्टरेशन कुछ नहीं होता है, वो एफरेंट आर्टरियोल से लेके इफरेंट आर्टरियोल में चला जाता है एज इट इज, ओके। और जो मेरा प्लाज्मा कंटेंट है इसका फिल्टरेशन हमारा ग्लोमेरुलस में होता है, ठीक है। तो जो सेल कंपोनेंट होता है हमारा ब्लड का वो होता है लगभग 40%। तो 1000 ml का 40% हो जाएगा मेरा 400 ऑफ ml, ठीक है ना। और प्लाज्मा जो होता है वो 60% होता है, मतलब कि हो जाएगा 600 ml। तो जब मेरा प्लाज्मा का फिल्टरेशन होता है तो पूरा का पूरा 600 ml में फिल्टर नहीं होगा। जितना मेरा प्लाज्मा फ्लो कर रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, उसका मात्र और मात्र 20% ऑफ प्लाज्मा का ही हमारा फिल्टरेशन हो पाता है। तो 600 ml ऑफ प्लाज्मा का 20% हम देखेंगे तो 120 ml आ जाएगा। तो समझने और कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि 100 ml ऑफ प्लाज्मा का फिल्टरेशन हुआ, ठीक है। अब 100 ml ऑफ प्लाज्मा का फिल्टरेशन हुआ तो वो सारा का सारा तो यूरिन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है हमारा पूरे के पूरे टिब्यूल में, ठीक है ना, रीनल टिब्यूल में होता क्या है, जो मेरा यहाँ 100 ml ऑफ प्लाज्मा का फिल्टरेशन हुआ, ठीक है। तो ये मेरा फिल्टरेशन हुआ वो मेरा टिब्यूल में आगे की ओर बढ़ता है और मेरा पीसीटी से ही लगभग 65% ऑफ प्लाज्मा का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब कि 65 ml जो फिल्टर हुआ था वो मेरा पीसीटी से ही रिएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा मेरा आगे बढ़ता है और मेरा पहुंचता है डिसेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब डिसेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले पहुंचता है तो यहाँ से 15% मतलब कि 15 ml ऑफ फ्लूइड का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब मेरा असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले में जब हमारा फ्लूइड पहुंचता है तो मेरा असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए जो होता है वो इम्परमिएबल होता है, तो यहाँ से मेरा रिएब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाता है, ठीक। और ये मेरा जो फ्लूइड है वो डीसीटी की ओर, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की ओर और कलेक्टिंग डक्ट की ओर आगे बढ़ता है। तो मेरे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से लगभग 15% और 15% मतलब कि 50 ml ऑफ फ्लूइड का और रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। टोटल मिला के कर देंगे 65 + 15 + 15 तो मतलब कि 95 ml ऑफ फ्लूइड का मेरा एब्जॉर्प्शन हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब बचता है मेरा पास ओनली 5 ml ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और 5 ml ऑफ जो फ्लूइड बचा है इसको भी मेरा ADH, ठीक है ना, एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन 4 ml, ठीक है ना। 5 ml से 4 ml ऑफ क्या बोलते हैं फ्लूइड को ADH और एल्डोस्टेरोन रिएब्जॉर्प्शन करवा देता है। तो हमारे पास जो लास्ट में बचता है फ्लूइड वो बचता है मात्र 1 ml,
जो कि हमारा यूरिन के रूप में होता है। ठीक है, तो लास्ट में हमारा जितना भी फिल्ट्रेशन हुआ उसका मात्र 1%, ठीक है ना, तो 1% ही हमारा यूरिन के रूप में कन्वर्ट हो पाता है। तो हमारा 1 ml ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन पर मिनट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया। हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि हमारे सर्कुलेटर सिस्टम में, ठीक है ना, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 5 लीटर होता है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारा 5 लीटर होता है, उसका 20%, ठीक है ना, 5 लीटर का 20% होता है 1 लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर ऑफ अमाउंट जो ब्लड है वो हमारा किडनी के लिए यानी कि रेनल सिस्टम के लिए जाता है। अब हम जान रहे हैं कि हमारा ब्लड में 2 तरह का कंपोनेंट होता है, एक सेल कंपोनेंट होता है, एक प्लाज्मा कंपोनेंट होता है। और जो सेल कंपोनेंट होता है वो लगभग 40% होता है और प्लाज्मा कंपोनेंट 60% होता है। तो जो सेल कंपोनेंट हमारा होता है वो साइज में बिग होता है। ठीक है, तो सेल्स का साइज बड़ा होता है, इसीलिए इसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है और ये एज इट इज हमारा एफरेंट आर्टिकल से इफरेंट आर्टिकल में चला जाता है। अब मेरा 600 ml ऑफ जो प्लाज्मा का कंपोनेंट है उसका फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन जितना प्लाज्मा है उसका पूरा का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। जितना प्लाज्मा है, ठीक है ना, उसका ओनली एंड ओनली 20% अमाउंट का ही फिल्ट्रेशन हो पाता है। तो 600 ml का 20% तो 120 ml हो जाएगा, लेकिन हम समझने के प्रोस्पेक्टिव से कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए 100 ml ऑफ फिल्ट्रेशन को मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा 100 ml ऑफ जो यहाँ पे फिल्टर्ड प्लाज्मा आया है वो यहाँ पे ट्यूब्यूल में आगे प्रोसीड करता है। ठीक है ना, तो जो मेरा 100 ml ऑफ प्लाज्मा मेरा फिल्टर हुआ उसका 65% जो है मेरा पीसीटी से प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से रिऑर्जेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ फ्लूइड मेरा आगे बढ़ता है और 15% अमाउंट ऑफ फ्लूइड का रिऑर्जेशन मेरा हो जाता है डिसेंडिंग लीव ऑफ लूप ऑफ हेलिया से। उसके बाद ये मेरा फ्लूइड आगे बढ़ता है और जाके मेरा पहुंचता है असेंडिंग लीव ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लीव ऑफ लूप ऑफ हेनले में मेरा वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, तो यहाँ पर किसी भी तरह से कोई रिएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये मेरा फ्लूइड आगे बढ़ता है, पहुंचता है डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में। तो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से मेरा 15% ऑफ फ्लूइड का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब कि 15 ml ऑफ फ्लूइड का फिर से रिएब्जॉर्प्शन हो गया। फिर मेरे पास बचता है ओनली एंड ओनली 5 ml ऑफ फ्लूइड। तो 5 ml ऑफ फ्लूइड्स में से भी 4 ml ऑफ फ्लूइड का रिएब्जॉर्प्शन करा देता है मेरा एटीएच एंड एल्डोस्टेरोन। और लास्ट में हमारे पास यूरिन के रूप में बच जाता है सिर्फ एंड सिर्फ 1 ml अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मतलब कि हमारे पास 1 मिनट में 1 ml ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में 1 ml ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक दिन में मतलब कि इन 24 आवर अगर हम देखने का प्रयास करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग 1.5 लीटर ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि 1.5 लीटर ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन पर डे हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हम लोग मेडिकल साइंस में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही नहीं कहेंगे कि अगर यही वैल्यू अगर है तभी हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि अगर 1.5 लीटर ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है, और 1.67 अगर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सही नहीं है। ठीक है ना, फिर उसमें कुछ डिजीज हो गया, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक रेंज ऑफ अमाउंट को लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो यूरिन फॉर्मेशन का जो एक रेंज होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इतनी रेंज तक अगर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सही है। तो एक हेल्दी पर्सन में जो रेंज होता है यूरिन फॉर्मेशन का वो होता है मेरा 500 ml पर डे से लेकर के 3500 ml पर डे। इस रेंज के बीच में अगर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है एक नॉर्मल पर्सन में, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन सही हो रहा है। और अगर 3500 ml से ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे पॉली यूरिया। ठीक है ना,
और यदि 500 ml से कम यूरिन का फॉर्मेशन पर डे हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोयूरिया। ओके, ओलिगोयूरिया एंड पॉलीयूरिया। ठीक है, तो क्यों, इसका कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है कि यदि 3500 ml से ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमारे लिए सही नहीं है और उसको हम लोग पॉलीयूरिया कह रहे हैं। और ऐसा क्या कारण है कि 500 ml से कम यदि यूरिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हो रहा है तो वो सही नहीं है हमारे लिए और उसको हम लोग ओलिगोयूरिया कहते हैं। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉलीयूरिया को। अगर 3500 ml से ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में पर डे हो रहा है तो वो हमारे लिए सही क्यों नहीं है? तो होता कुछ ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसका स्टोरेज हमारा यूरिनरी ब्लैडर करता है और यूरिनरी ब्लैडर हमारा एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। यदि बहुत ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होने लगा तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा और हमको बार बार जो है यूरिन को डिस्चार्ज करना पड़ेगा अपने बॉडी से। तो अगर हमारे बॉडी में 3500 ml से ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन अगर होता है तो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने लगता है। रात के समय में जब हम 7 से 8 घंटा स्लीप लेते हैं या 5 से 6 घंटा 7 घंटा जैसे अकॉर्डिंगली हम स्लीप लेते हैं तो उस दौरान हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसको हमारा यूरिन ब्लैडर स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, लेकिन अगर इससे ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारा ब्लैडर सिस्टम उसको स्टोर नहीं कर पाता है और हम लोग को रात में बार बार यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए उठना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बार 2 बार कभी कभी 3 बार। तो इससे हमारा स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हमारे लिए सही चीज़ नहीं होता है। ठीक है ना, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा तो हमारा जो स्वास्थ्य है उससे उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए सही नहीं होता है। तो इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग पॉलीयूरिया कहते हैं। ओके, तो इसको हम लोग समझ गए। पॉलीयूरिया कब होगा? यदि हम बहुत ज़्यादा पानी पी लिए हैं तो पॉलीयूरिया होगा। ज़्यादा मेरे शरीर में अगर वाटर है तो उसको मेरा शरीर निकालेगा तो फिर हमको पॉलीयूरिया कंडीशन देखने मिलेगा। और डायबिटीज़ मेलाइटस अगर है, ठीक है ना, डायबिटीज़ की कंडीशन में भी हम लोगों को पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। अब हम लोग समझते हैं कि 500 ml से कम यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमारे लिए कैसे दिक्कत पैदा कर सकता है। ठीक है, तो यदि 500 ml से कम यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है पर डे, ठीक है ना, 500 ml से कम यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है पर डे तो क्या दिक्कत आ सकता है? तो हम जानते हैं कि हमारा किडनी जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना। ओके, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे बॉडी में? वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि यूरिया हो गया, क्रेटिन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो इसको हमारा किडनी तभी निकालता है जब ये हमारा वाटर में सोल्यूबल हो। ठीक है ना, मतलब कि जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रहा है उसको वाटर में, फ्लूइड में घोलने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर का या फिर फ्लूइड का होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है अगर हमारे पास कोई सोल्यूट है, ठीक है ना, वो सोल्यूट है तो उसको पूरी तरह से घोलने के लिए हमारे पास लिमिटेड मात्रा में, ठीक है ना, एक मात्रा में वाटर का या फिर फ्लूइड का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है ना, अब ऐसा तो नहीं है ना कि यूरिन जो है हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सॉलिड के रूप में बाहर निकाल देगा। क्रेटिनिन है तो उसको सॉलिड के रूप में बाहर निकाल देगा, यूरिन है तो सॉलिड के रूप में बाहर निकाल, उसको बाहर निकालना है तो वो निकालेगा कैसे? लिक्विड फॉर्म के माध्यम से ही निकालेगा और लिक्विड फॉर्म के माध्यम से निकालने के लिए जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वाटर में पहले घोलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर 1200 से 1400 मिली मोल, ठीक है ना, 1200 से 1400 मिली मोल वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारे बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको घोलने के लिए हमारे बॉडी में लगभग लगभग 1000 ml ऑफ फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, अगर 1000 ml ऑफ फ्लूइड हमारे बॉडी में है तो वो आसानी से 1200 से 1400 ml ऑफ
1200 से 1400 मिली मोल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको आसानी से घोल के फिर किडनी के सहारे इस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो लगभग 600 मिली मोल 600 मिली मोल वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको घोलने के लिए हमारे बॉडी में लगभग 500 ml ऑफ सोल्यूट 500 ml ऑफ फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए अगर 500 ml से कम यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ मेरा वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसका एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से नहीं हो पाएगा और वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हमारे बॉडी में, ठीक है ना, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के बॉडी में कम से कम लगभग 500 ml ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन होना ही चाहिए, ताकि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रहा है वो सारा का सारा हमारे बॉडी से निकल पाए, ठीक है। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई कि मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में 500 ml पर डे होना ही चाहिए, तब हमारे एक हेल्दी पर्सन के लिए सही सिचुएशन है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा किडनी, ये सारा चीज़ हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल हेल्दी पर्सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के रिस्पेक्ट में। यदि हम मान लेते हैं कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर ले रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर लेगा तो उसके बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपर कैटाबॉलिज्म होने लगेगा, ठीक है। देखिए हाइपर कैटाबॉलिज्म की स्थिति में कोई अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर लिया या फिर कोई कंडीशन आ गया, मान लेते हैं कि कोई ट्रॉमा हो गया उसको, ठीक है ना, सेप्सिस का कंडीशन हो गया है उसको, बर्न का कंडीशन है, तो इस समय में हमारा बॉडी जो है प्रोटीन का बहुत ज़्यादा क्या करेगा, कैटाबॉलिज्म करेगा, प्रोटीन को बहुत ज़्यादा तोड़ेगा। और अगर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में टूट रहा है तो हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा ऑफ यूरिन बनेगा और मतलब कि ज़्यादा मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो ज़्यादा मात्रा में अगर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, अगर 600 ml वेस्ट प्रोडक्ट 600 मिली मोल से ज़्यादा अगर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको घोलने के लिए, ठीक है ना, हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेरा जो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन का जो लोअर लिमिट है वो मेरा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, इंक्रीज करके लगभग मेरा 1000 ml ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन होना चाहिए पर डे। तो होना चाहिए मतलब कि ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट पे, ओके, कि कितना वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है हमारे बॉडी में, उसी हिसाब से हमारे बॉडी में फ्लूइड होना चाहिए ताकि उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपने में घोल के हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो लोअर लिमिट ऑफ जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बदलते रहता है, ओके। अब मान लेते हैं कि हमारा किडनी काम नहीं कर रहा है ठीक से, ओके, हमारा किडनी सही से काम नहीं कर रहा है और सिर्फ किडनी अगर सही से काम नहीं कर रहा है या फिर हमारे बॉडी में दो कंडीशन हो सकता है, एक जो है किडनी जो है वो हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और दूसरा जो है हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गया, ठीक है, डिक्रीज फ्लूइड। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसका एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जो मेरा यूरिन है या फिर किडनी है, जो भी मेरा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी मेरा वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक्यूमुलेशन होने लगेगा, कहाँ पे, हमारा ब्लड में, उसका एक्यूमुलेशन होने लगेगा, हमारा एक्यूमुलेशन इन ब्लड। अब ये जब मेरा ब्लड में एक्यूमुलेट करने लगेगा तो हमारा जो ब्लड केमिस्ट्री है वो अल्टर कर जाएगा, ठीक है ना, तो इसे क्या होगा, अल्टर ब्लड केमिस्ट्री, ठीक है ना, हमारा जो ब्लड केमिस्ट्री है वो अल्टर कर जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हमारा ब्लड केमिस्ट्री अल्टर कर जा रहा है, ठीक है ना, हमारे बॉडी के अंदर में
वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा है और इसके लिए हमारे बॉडी में कोई साइन एंड सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एजोटीमिया। ओके, तो एजोटीमिया हम लोग किसको बोलेंगे? जब, ठीक है ना, when the accumulation of waste product in our body which alter the blood chemistry in our body without any sign and symptom, ठीक है ना, जब हमारे बॉडी में ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है ना, किडनी खराब हो गया है या फिर फ्लूइड इतना नहीं है कि वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को खुद के साथ घोल के निकाल पा रहा है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन हमारे ब्लड में होने लगता है, ठीक है ना, ब्लड सिस्टम में होने लगता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में होने लगता है विदाउट साइन एंड सिम्टम, उसका कोई साइन एंड सिम्टम हम लोगों को बाहर से नहीं नज़र आता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एजोटीमिया। और यदि एजोटीमिया इतना ज़्यादा हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होने लगा हमारे बॉडी में, तो एजोटीमिया बहुत ज़्यादा हो गया जिससे कि हमको साइन एंड सिम्टम भी दिखने लगा, साइन एंड सिम्टम भी दिखने लगा। साइन एंड सिम्टम में क्या क्या दिखने लगेगा, जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होने लगा, ठीक है ना, पेरिकार्डिटिस होने लगा, वोमिटिंग, नोजिया, ये सब अगर होने लगा तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे यूरीमिया। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे यूरीमिया। तो ओके, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में क्या क्या देखा, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ठीक है ना, कितना होता है, उसमें से मेरा रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है, ठीक है ना, और जो रीनल ब्लड फ्लो है उसमें मेरा प्लाज्मा फ्लो कितना हो रहा है, उसका मेरा फिल्टरेशन कितना हो रहा है, और ट्यूबुलर फ्लो उसका कैसा हो रहा है, और उससे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर चीज़ों को हम लोगों ने देखा, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एक हेल्दी पर्सन में कितना होता है, और यदि कंडीशन चेंज हो जाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हो रहा है, तो नॉर्मल रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि एजोटीमिया क्या होता है, यूरीमिया क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।